बच्चों अब तक हमने वेक्टर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देख लिया है, अब चलिए हम उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा, है ना। तो हमने एक वेक्टर लिया और मान लें कि इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। ठीक है, अब इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक सिंपल सा स्केलर ले लेते हैं 2। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसके पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बात समझ रहे हैं, तो स्केलर है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप इस वेक्टर से। नहीं तो एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। बात समझ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, हम जानते हैं कि मास जो होता है वो स्केलर होता है, जानते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर होता है। तो बताएं तो m इंटू ए मिल के फोर्स ही तो बनता है। यानी जब भी आप स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको हमेशा एक वेक्टर मिलता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, मतलब 2 इंटू वेक्टर ए जो होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो चलिए हम उसको नाम दे देते हैं, हम उसको वेक्टर बी नाम दे देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, तो ए वेक्टर में जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको वी वेक्टर मिला। क्लियर है। अब इसको हमको ड्रॉ करना है, बी वेक्टर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो याद रखना जब भी किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। यानी कि बी का भी डायरेक्शन वही होगा जो इस ए का डायरेक्शन था। बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना, बात समझ रहे हैं, और यही प्लस हमसे ये बात कह रहा है। ठीक है, कि बी का डायरेक्शन वही होगा जो ए का डायरेक्शन होगा। तो बताएं जल्दी, ए का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो बी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, इसी डायरेक्शन में बी भी होने वाला है। लेकिन बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो ए के मैग्नीट्यूड से डबल होगा। बात समझ रहे हैं, ये जो 2 है ना, वो ए के मैग्नीट्यूड को डबल कर देने वाला है। तो बच्चों जब कभी भी आप किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उसका जो लेंथ होता है वही तो मैग्नीट्यूड दिखाता है। बात समझ रहे हैं। तो चूंकि आपको मैग्नीट्यूड को डबल करना है, आप लेंथ को डबल कर दें। ठीक है, तो अगर आप जस्ट इसके डबल लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लेंगे कि ये इसके डबल है लगभग। ठीक है, और डायरेक्शन देखिए वही रखा मैंने। बात समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये है वेक्टर बी, नहीं जो कि मैग्नीट्यूड में ए के डबल है लेकिन ए के डायरेक्शन में ही है। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए कुछ और देखते हैं। मान लें कि आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है ना बच्चों, ये कौन सा वेक्टर है जल्दी बताएं, वेक्टर ए है, और इसको हम एक पॉजिटिव स्केलर से डिवाइड करते हैं। यानी कि हम कुछ ये लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। एग्जाम्पल अगर हम ले हैं तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 2 ये भी तो एक तरीके का वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने पे भी आपको वेक्टर ही मिलता है, नहीं। अब बच्चों एक बात बताएं यार, यहाँ पे क्या छुपा हुआ, ऑब्वियसली प्लस छुपा हुआ है। तो ये प्लस साइन हमसे कहता है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा। बात समझ रहे हैं। पॉजिटिव साइन हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, नहीं। और बच्चों यहाँ पे भी मास हमेशा पॉजिटिव होता है, आप जानते हैं, ठीक है। आप मास कभी नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, नहीं। तो ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आता है। आगे चल के हम खूब डिटेल में देखेंगे। बात समझ रहे हैं। तो क्या याद रखना है आपको, याद ये रखना है कि जब कभी भी किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, वेक्टर के डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता है, वेक्टर का डायरेक्शन वही रहता है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं तो अब की बार बी का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो इधर ही होगा, अब की बार भी इधर ही होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो आधा हो जाएगा। ये जो 2 डिवाइड किया है आपने, ये इसके मैग्नीट्यूड को आधा करेगा। बात समझ आई। डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को आधा करने का मतलब हम इसका लेंथ आधा कर देते हैं। तो लेंथ आधा कर देते हैं तो लगभग इतना बड़ा आएगा, है ना बच्चों, लगभग ये इसका आधा नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि यही है वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी का डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर बी जो है वो मैग्नीट्यूड में ए का आधा है। समझ आई बात। अब चलिए हम वेक्टर्स को
ठीक है, किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो हमने बच्चों एक लिया वेक्टर ए, सिंपल सी बात है भाई, हैं। अब हम इसको एक नेगेटिव स्केलर यानी कि -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इससे भी आपको वेक्टर ही मिलेगा, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से आपको वेक्टर ही मिलता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? नेगेटिव साइन दिख रहा है ना। और नेगेटिव साइन जो है, किसी भी वेक्टर का जो नेगेटिव साइन होता है वो उसके डायरेक्शन का हिस्सा होता है। आप बात ये जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये नेगेटिव साइन कहना चाह रहा है आपसे कि वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए के ऑपोजिट होगा। बात समझ आई? वेक्टर ए के ऑपोजिट होगा। लेकिन ये 2 क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों? माइनस साइन का मतलब तो हम समझ गए। माइनस साइन हमको डायरेक्शन दिखा रहा है कि बी का डायरेक्शन ए के उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा, ठीक है। लेकिन ये 2 क्या कहना चाह रहा है? ये 2 कहना चाह रहा है कि b का जो मैग्नीट्यूड होगा ना बच्चों, 2 तो मैग्नीट्यूड में जाएगा, साइन जो था वो डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये तो अमाउंट है ना, अमाउंट मैग्नीट्यूड का हिस्सा होता है। हाँ बिल्कुल, तो ये 2 कह रहा है कि वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a के डबल होगा। बात समझ आई? a के डबल होगा। तो हम a के डबल लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो होगा बच्चों वो इसके ऑपोजिट होगा, यानी कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। और हम इसी को कह देंगे वेक्टर बी। कुछ बात समझ में आई? +2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा था? मैग्नीट्यूड तो डबल हो ही रहा था, लेकिन डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड डबल होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि मान लें कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं इसको? ये कोई वेक्टर ए है और आपने इसको किसी नेगेटिव स्केलर से डिवाइड करा। मान लें कि आपने -2 से डिवाइड कर दिया, तो ऑब्वियसली ये भी कोई वेक्टर ही बनेगा। उस वेक्टर को हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है तो ऊपर चला जाएगा ना। आप जानते हैं कभी भी डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो बताएं जल्दी से, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपको कितना मिला? तो -a/2। अब ये माइनस साइन आपसे क्या कह रहा है कि b का डायरेक्शन a के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? तो जो b का डायरेक्शन होगा ना बच्चों, इसके ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो a का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो कुछ इस तरीके से इतना बड़ा हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा वेक्टर b। बात समझ आई? तो एक बार फिर से देखें, अगर आप +2 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, डिवाइड किया है आपने 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा करना होता है, नहीं। तो अगर आप +2 से डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो आधा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप -2 से डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो आधा होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका भी एप्लीकेशन हमको खूब मिलता है बच्चों। जब हम 12th क्लास में जाएंगे ना, तो वहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ये एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। और ये जो Q होता है ना, ये चार्ज होता है। तो ये चार्ज पॉजिटिव भी होता है, अरे सुन रहे हैं, और ये चार्ज नेगेटिव भी होता है। नहीं, अच्छा इसको पता है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये तो आपको पता ही है, फोर्स है। तो बच्चों अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा तो आप बताएं, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? जैसे मान लें कि हमने F इज इक्वल्स टू +Q रखा, ठीक है, +Q इंटू E रखा। तो बताएं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आया है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर मान लीजिए कि इस Q की जगह पे ना हमने कोई -Q रख दिया, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो F इज इक्वल्स टू -Q इंटू E रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं तो जल्दी से, ये माइनस साइन क्या कह रहा है? तो माइनस साइन कह रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आगे चल के 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता है। समझ रहे हैं बच्चों? लेकिन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो खैर घबराएं नहीं, इसको देख कभी नहीं घबराएं कि पता नहीं ये हम क्या देख रहे हैं। ये सब समझ में आया ना? ठीक है, कि नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव स्केलर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बाकी मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा।
ठीक है, तो इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फिर बच्चों। अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। ठीक है, जिसमें से एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्लियर है। और जो दूसरा होता है ऑब्वियसली, अब एक स्केलर प्रोडक्ट है तो दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा, बिल्कुल ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन इन दोनों प्रोडक्ट्स को ना इनके इस नाम से कहीं ज़्यादा एक और नाम से जाना जाता है बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ आई बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे लोग तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी नहीं जानते हैं, वो इन दोनों प्रोडक्ट्स को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से ही याद रखते हैं। ठीक है, तो खैर आप दोनों नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर मान लेते हैं कि बी है, बीच का एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना है ना, तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं ए डॉट बी। बात समझ रहे हैं। और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, इस तरीके से। बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लें कि कहीं लिखा हुआ है ए बी, कहीं लिखा हुआ है ए बी, इस तरीके से। नहीं देखा है हम लोगों ने, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए कभी कभी हम ये भी यूज़ कर लेते हैं। और कहीं लिखा हुआ है ए बी, आप बताएं तो तीनों में अंतर है कि तीनों सेम है? ये भी a इंटू बी है, ये भी a इंटू बी है और ये भी a इंटू बी है, तो आप बोलेंगे कि तीनों सेम है? नहीं, तो बिल्कुल तीनों सेम है, लेकिन तब जब a और b जो है वो स्केलर्स हों, दोनों के दोनों स्केलर्स हों। बात समझ आई। लेकिन अगर ये दोनों वेक्टर्स है ना, तब इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। मतलब वेक्टर a और वेक्टर b ये मीनिंगलेस चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन वेक्टर a और डॉट वेक्टर b एक अलग टाइप की चीज़ होती है, एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो है ये अलग टाइप की चीज़ होती है। ये तीनों सेम नहीं है, ऐसा तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन ये दोनों भी सेम नहीं है। बात समझ रहे हैं? अगर स्केलर होता तो ये सेम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बारी बारी से देखेंगे कि आखिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों पड़ा। नहीं, स्केलर प्रोडक्ट इसलिए नहीं पड़ा कि ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑब्वियसली ये दो वेक्टर्स का ही मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है ना बच्चों, इसका जो आंसर मिलता है ना, वो एक स्केलर होता है। यानी ए डॉट बी जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको एक स्केलर मिल जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि बच्चों एफ डॉट एस, ठीक है, आप जानते हैं फोर्स है ये, और ये डॉट लिखा हुआ है, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आपको पता है एफ डॉट एस क्या होता है? एफ डॉट एस होता है वर्क। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। अब आप बताएं तो ये वेक्टर होता है क्या? ये स्केलर होता है ना, हमने पहले ही लेक्चर में देखा था कि वर्क, एनर्जी, ये सब स्केलर्स होती हैं। तो याद रखना, दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर होता है, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आई बात समझ में? लेकिन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर आता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नहीं, और ये भी हमको पढ़ना है, बहुत सारे क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है आगे चल के, और बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है। तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 12th के लिए भी। सही है? चलिए, तो इसका भी अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो सबसे फेमस यूज होता है ना, वो एक फिजिकल क्वांटिटी, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, टॉर्क निकालने के लिए होता है। ठीक है, टॉर्क को हम कुछ ऐसे टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ पढ़ते हैं, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है। नहीं, तो टाउ जो होता है ना बच्चों, वो होता है ऐसे आर क्रॉस एफ। नहीं, ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको याद होगा, देखा हम लोगों ने। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो आपको टॉर्क मिलता है, और ये जो टॉर्क है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखोगे, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है। तो अब हम बारी बारी से दोनों के बारे में देखते हैं। बच्चों हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है,
तो आप डायरेक्ट पहले इसका फॉर्मूला याद करें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आता कितना है, ठीक है। तो ये आता है ए बी कॉस थीटा, जिसमें से ए क्या है बच्चों, तो ऑब्वियसली वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड थीटा क्या है तो दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों ये ए बी कॉस थीटा आता है, ये हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बात समझ आई। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड 10 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड वर्क डन ऑन द ब्लॉक, ठीक है। तो आपको फोटो में दिख रहा होगा कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, और इस डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बात समझ आई। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब बच्चों आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि फोर्स लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये कैसे। तो बच्चों ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान ले कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, दिख रहा है, ये आपको ब्लॉक दिख रहा है। अब मैंने ना ऐसे फोर्स लगाना शुरू किया, ऐसे। आप बताएं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स तिरछा लग रहा है भाई, फोर्स इस पे धागा लगा रहा है और धागा तिरछा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो फोर्स मैं लगा रहा था इधर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर। बात समझ रहे हैं। बचपन में जब हम कोई खिलौने वाली गाड़ी खरीदते थे तो याद है उसमें हम धागा बांध कैसे खींचते थे। तो धागा बांध के हम खींचते ऐसे तिरछा थे, इधर खींचते थे, लेकिन वो जो गाड़ी थी वो चलती रोड मतलब जमीन पे थी, है ना बच्चों। तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और दोनों के बीच का जो एंगल है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है, और हाँ डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर का हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताएं। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा था वर्क डन का मतलब होता है एफ डॉट एस, यही होता है, ठीक है। अब आप बताएं एफ डॉट एस का क्या मतलब, ए डॉट बी का क्या मतलब होता है, ए बी कॉस थीटा। तो एफ डॉट एस का क्या मतलब होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बच्चों जल्दी से बताइए एफ क्या है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड होता है भाई, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है ना। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 10 न्यूटन। बात समझ आई। एस क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 मीटर, एंड कॉस हम लिखने वाले हैं 60 डिग्री। एंड बच्चों यहाँ से तो आपको 100 न्यूटन मीटर मिलने वाला है, लिख लेते हैं न्यूटन मीटर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 50, मतलब 2 से जब आप 100 को कैंसिल करेंगे तो 50। और इस न्यूटन मीटर को हम प्यार से जूल कहते हैं, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और वैसे भी हम जानते हैं हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर जूल में ही आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस ब्लॉक पे 50 जूल का वर्क हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बस हम डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देख रहे थे, हम वर्क नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम खूब डिटेल में पढ़ने वाले हैं वर्क को। क्लियर है। और पूरे 11th और 12th के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वर्क। तो आगे बढ़ जाएं फिर बच्चों। आज के बाद से हमको जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला मिले जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा रहे, तो जनरली हम 3 केस कंसीडर करते हैं। एक केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। दूसरा केस जिसमें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। एंड तीसरा केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में भी आपको यहाँ कॉस थीटा दिख रहा है। तो चलिए तीनों केस कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए डॉट बी 0 डिग्री पे कितना मिलता है। तो ए बी कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, और आप जानते हैं कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, नहीं। तो आपको ए डॉट बी मिलने वाला है सिंपल ए बी। बात समझ आई। यहाँ देखते हैं ए डॉट बी, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, और आप ये भी जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आपको ए डॉट बी मिलने वाला है 0, ठीक है, 0 मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ए डॉट बी 180 डिग्री के लिए, तो ए बी कॉस 180 डिग्री है ना बच्चों, और कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 180 -1 होता है, ये हम जानते हैं। तो हम लिखने वाले हैं ए बी -1 ए डॉट बी, और यहाँ से आपको ए डॉट बी मिलने वाला है, माइनस को सामने लेके आ जाएं तो माइनस ए बी। और बच्चों आपको ये तीनों केस याद रहना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रहना ही चाहिए, लेकिन ये तीनों केसेस भी आपको याद रहने चाहिए। क्या याद रहने चाहिए? तो जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आप दोनों के मैग्नीट्यूड्स को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं सीधे सीधे ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना। चलिए, लेकिन जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो डॉट प्रोडक्ट जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं, तब अगर आपको उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, तो आप फिर उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन आंसर नेगेटिव आएगा। बात समझ रहे हैं? तो याद रखेंगे, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, लेकिन दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट आता है आपका नेगेटिव। क्लियर है? चलिए एक बात और बताता हूँ, सही है। हमने देखा है कि कॉस थीटा की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब ये 1 कब होता है भाई? तो ऑब्वियसली 0 डिग्री पे, कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 होता है और 180 डिग्री पे -1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो हमने कॉस थीटा की वैल्यू 1 रखी है ना, नहीं, ये कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अब ए डॉट बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए तो ए डॉट बी भी मैक्सिमम होगा। नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तब मैक्सिमम होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। आई बात समझ में? चलिए, और हम यहाँ कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने कॉस थीटा की सबसे मिनिमम वैल्यू रखी है -1, इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट भी सबसे मिनिमम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट सबसे मिनिमम कब होता है? तो 180 डिग्री पे, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। सही है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम। ठीक है, तो क्या अब हम आगे बढ़े मेरे ख्याल से? ठीक है बच्चों, अगर हम x और y एक्सिस ड्रॉ करें और अगर हम एंगल को x एक्सिस से मेजर करें, ठीक है, तो अगर कोई लाइन ऐसे है तो 0 डिग्री ऐसे चला गया, 90 डिग्री ऐसे चला गया, 180 डिग्री, इतना तो समझ ही रहे हैं, 270 डिग्री। अगर लाइन एक चक्कर कंप्लीट करके वापस आ जाए, है ना, तो 360 डिग्री। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में खूब डिटेल में हमने देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कोस, एक्स, सब पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, नहीं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका जो इनवर्स कॉसेक होता है वही पॉजिटिव होता है। बात समझ रहे हैं? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो मान ले बच्चों कि अगर मान लें कि कोई ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ये आपका जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री से छोटा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, एक्यूट एंगल आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स कुछ इस तरीके से हैं तो यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सिचुएशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सिचुएशन है और ये वाला सिचुएशन सेकंड क्वाड्रेंट वाला सिचुएशन है। सही है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो हमारा ए डॉट बी होगा ना, वो होगा ए बी और सिंपल कॉस थीटा। अब बच्चों ए और बी क्या होते हैं? ये तो मैग्नीट्यूड्स होते हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाली चीज़ तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलने वाली है। नहीं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, तो ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव मिलने वाली है। यानी मिला जुला के देखा जाए, नहीं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आप याद रखेंगे कि कभी दो वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम एंगल सबटेंड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? 90 डिग्री पे तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, लेकिन 90 डिग्री से कम एंगल सबटेंड कर रहे हैं अप टू 0 डिग्री, है ना बच्चों, 0 से लेके 90 तक, मतलब 90 छोड़ देंगे, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ 60 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, 45 डिग्री रहे, 70 डिग्री रहे, 89 डिग्री रहे, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब जहन में होना चाहिए आपके। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर आप ए डॉट बी लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ए बी, ऑब्वियसली कॉस थीटा ए बी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। लेकिन कॉस थीटा बताएं तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो ये चीज़ है पॉजिटिव। ए बी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको डॉट प्रोडक्ट मिलने वाला है वो नेगेटिव मिलने वाला है, याद रखेंगे इसको। 120 डिग्री है ना, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, अप टू 180 डिग्री। 180 डिग्री पे भी हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ही होता है ना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक काम करते हैं, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग तोड़ते हैं। ठीक है, बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में तोड़ते हैं। तो कंपोनेंट तोड़ने तो हमको आता ही है, जिस डायरेक्शन में भी हमको कंपोनेंट तोड़ना होता है हम उस डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए इसके टिप से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होगा ना, यही होगा इस बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, देखा है हम लोगों ने। और चूंकि हम थीटा की तरफ घूम रहे हैं, ये देखें थीटा की तरफ घूम रहे हैं, तो हम कॉस थीटा लिखते हैं। बात समझ आई? अच्छा बच्चों, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड ए है नहीं, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस b का जब हम कंपोनेंट तोड़ेंगे ना a के डायरेक्शन में, वेक्टर a के डायरेक्शन में, तो ये हमको मिलने वाला है b cos थीटा। इसका नाम क्या है भाई, इस वेक्टर का नाम क्या है? तो ये है b cos थीटा। ठीक है, b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में b cos थीटा नहीं। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं, हम a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में तोड़ते हैं। तो क्या करें, a के टिप से b पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो बच्चों जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, दिख रहा होगा ये आपको परपेंडिकुलर। तो a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में कितना होगा, तो ये वाला होगा, यही ना होगा बच्चों। और क्या लिखें हम इसको, आप बताएं। तो a का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो आपको a तो लिखना ही पड़ेगा। और आप देखें थीटा की तरफ घूम रहे हैं, a का कंपोनेंट इधर जाके तोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ भी थीटा की तरफ ही घूम रहे हैं, तो यहाँ भी आपको कॉस ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे a cos थीटा। समझ में आया? देखो हमने किया क्या, यहाँ पे हमने b का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में तोड़ा और यहाँ पे हमने a का कंपोनेंट b के डायरेक्शन में तोड़ा, मतलब दोनों का कंपोनेंट एक दूसरे की तरफ तोड़ दिया। ठीक है, अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हमको लिखना है a डॉट बी। तो a डॉट बी हमने पढ़ाई है, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या हम इसको बच्चों a इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। अरे b कॉस थीटा को हमने एक साथ रख दिया। अब ध्यान से इस फोटो को देखें और आप बताएं कि a कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर a ये रहा, एंड b कॉस थीटा कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ये रहा। बात समझ रहे? b कॉस थीटा ये रहा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो a इंटू बी कॉस थीटा क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। तो ये है आपका कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a, है ना, या इन द डायरेक्शन ऑफ a, कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a। बात समझ में आई? चलिए यहाँ देख लेते हैं हम। अगर हम a डॉट बी लिखते हैं तो वो मिलता है हमको ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे हम चाहें तो b इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से मिलके ए बी कॉस थीटा ही बन जाएगा नहीं। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि b ढूंढो और बताओ कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए b ये रहा, यही है b। ठीक है, और a कॉस थीटा कहाँ है, a कॉस थीटा कहाँ है, तो आप बोलेंगे सर ये रहा नहीं। तो हम लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है b इंटू ए कॉस थीटा क्या है, तो a का कॉम्पोनेंट b के डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ा कंक्लूजन निकल के सामने आता है। कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अब हम डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग समझ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं यहाँ कौन से दो वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में है, कौन से दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली ए और बी सेम डायरेक्शन में थोड़े ना है, लेकिन ए और बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, यही होगा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आई? ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि कौन से दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या बोलेंगे? बी और ए कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है, तो आप बी ए कॉस थीटा कर दें, ए डॉट बी का आपको ए और बी का आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बात समझ आई? तो हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के अलोंग हो नहीं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके आपको डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ आई? अब देख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा ही क्यों होता है। ठीक है, तो मान लें कि जैसे दो वेक्टर्स आए,
एक वेक्टर आया ए, दूसरा वेक्टर आया बी, और इन्होंने कहा कि चलिए आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए हम दोनों का। नहीं, तो हमने क्या सीखा है, डॉट प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन। तो आप बताएं, तो क्या ये दोनों सेम लाइन के अलोंग है? नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं लेंगे हम डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा, क्योंकि तुम दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो। तब ये बी बोलेगा कि एक मिनट रुकिए, मैं भले ही एक डायरेक्शन में नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरा एक कंपोनेंट तो एक डायरेक्शन में है ना, ठीक है, आप उसको ले लीजिए। तो b का जब आप कंपोनेंट a के डायरेक्शन में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही b cos थीटा मिलेगा। और अब ये जैसे ही दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब a और b cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा a डॉट b। बात समझ आई? तो याद रखेंगे बच्चों, जब भी हमको दो सेम डायरेक्शन वाले या सेम लाइन के अलोंग वाले वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है, सुन रहे हैं, उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। नहीं, और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शंस वाले वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए होता है तब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट बाद की चीज़ है, फिलहाल याद रखना, डॉट प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स विच आर अलोंग सेम लाइन। और साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो दो वेक्टर सेम लाइन के अलोंग थे, आपने उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, a और b cos थीटा को, तो आपको मिला है। यहाँ भी b और a cos थीटा को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपको ये मिला। ठीक है, आगे बढ़ जाए फिर बच्चों। स्केलर्स के मल्टीप्लिकेशन की तरह ही डॉट प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों लॉज को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि अगर कहीं लिखा हुआ है a डॉट बी तो हम इसको b डॉट ए भी लिख सकते हैं, बात बराबर ही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप a डॉट बी करें चाहे b डॉट ए करें, बात समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों पता है, जब हम आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर टेंशन ना ले, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हुआ ना कि मान लें कि जैसे कहीं लिखा हुआ है a डॉट b प्लस सी, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सॉरी b प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद होगा स्केलर्स में भी हम यही काम करते थे, जैसे ऐसे लिखा रहता था तो हम क्या करते थे, a को मल्टीप्लाई करते थे पहले b से, बात समझ रहे हैं। तो हम ऐसे ए बी एंड प्लस फिर ए को मल्टीप्लाई कर देते थे सी से, तो ये हो जाता था आपका ए सी, बात समझ रहे हैं। तो ये काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम ए का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे बी से, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी, और प्लस का साइन है तो आप प्लस दे दें, माइनस होता तो माइनस दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ए का डॉट प्रोडक्ट करा देंगे हम सी से, तो ए डॉट सी, सिंपल है ये काम हम स्केलर्स में भी करते थे और ये काम हम डॉट प्रोडक्ट में भी करेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ें बच्चों। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शंस दिखाने वाली जो यूनिट वेक्टर्स होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं। तो जो सबसे फेमस यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें से एक आई कैप है, एक जे कैप है और एक के कैप है। आई कैप एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है, जे कैप जो है वो वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन दिखाता है, एंड के कैप जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं आई कैप डॉट आई कैप। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताना, तो ए डॉट बी का क्या मतलब होता है भाई, तो ए बी कॉस थीटा, जिसमें से ये जो ए होता है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, बी जो होता है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है, नहीं, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो जल्दी से आप बताएं, अगर हम उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो हम ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, ए क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, और ये है क्या, एक यूनिट वेक्टर है, और बच्चों यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, बात समझ रहे हैं। तो हम इसके मैग्नीट्यूड की जगह पे लिखने वाले हैं 1। इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद बी लिखना है ना, तो बी क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड। अब ये भी तो यूनिट वेक्टर ही है ना बच्चों, दोनों तो आई कैप ही है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस, और दोनों के बीच का एंगल। तो बच्चों ये भी एक्स एक्सिस की तरफ ही इशारा कर रहा है और ये भी एक्स एक्सिस की तरफ ही इशारा कर रहा है, दोनों तो आई कैप ही है, तो दोनों एक्स एक्सिस की तरफ इशारा कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री ही तो होगा, बात समझ रहे हैं। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे 0 डिग्री, और बच्चों 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री भी तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद हो जाना चाहिए।
कि दो सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है सिंपल 1 होता है। कहीं भी आपको आई कैप डॉट आई कैप दिख जाए आप 1 कर लेंगे, ठीक है। आप जल्दी से बताएं फिर, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, जल्दी बताएं। 1 होता है, करने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो के कैप डॉट के कैप कितना होगा, 1 होगा। अच्छा बच्चों ये बताएं, हाथी कैप डॉट हाथी कैप कितना होगा, जल्दी समझ में आई बात। सेम यूनिट वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लेते हैं आई कैप डॉट, ठीक है बच्चों, माइनस आई कैप, आई कैप डॉट माइनस आई कैप। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला सबसे प्रॉपर तरीका, तो प्रॉपर तरीका ये कहता है कि अगर ए डॉट बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम ए बी कॉस थीटा करते हैं। तो ए क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बी क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा ना बच्चों। ये माइनस साइन बस डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इसका 1 ही होगा। यूनिट वेक्टर है ये, नहीं तो मैग्नीट्यूड 1 एंड आप बताएं इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन किधर होगा। तो बच्चों ये दिखा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये दिखा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में के बीच में 180 डिग्री का ही एंगल बन रहा है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अरे दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं भाई, नहीं तो 2 नेगेटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे cos 180 डिग्री, और बच्चों हम जानते हैं cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, यानी इसका आंसर आने वाला है -1, यानी आई कैप डॉट माइनस आई कैप जो होगा वो -1 होगा। तो इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, हम चाहते तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, हम माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे, समझ रहे हैं, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप नहीं बन जाएगा क्या। और अभी अभी हमने देखा आई कैप डॉट आई कैप जो होता है 1 होता है, तो वैसे भी इसका आंसर -1 आ जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। और बता दें आप जल्दी से, जे कैप डॉट माइनस जे कैप कितना हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकालो और जे कैप डॉट जे कैप जो होता है 1 होता है, पता है हम लोगों को, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम एक काम करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप लेते हैं, तो करें ए बी कॉस थीटा, करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, एंड कॉस बच्चों दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एक आई कैप है एक्स एक्सिस और एक जे कैप है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना बच्चों। अरे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, सही है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे आपको तो एकदम याद हो जाना चाहिए, 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई कैप डॉट जे कैप 0, जल्दी बोलो। अच्छा तुम बताओ तो जल्दी, जे कैप डॉट के कैप कितना। अरे ये भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जे कैप का मतलब हुआ आपका वाई एक्सिस एंड के कैप का मतलब हुआ जेड एक्सिस। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। क्या याद रखना है, ठीक है, कि जब 2 अलग टाइप के यूनिट वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और हाँ यूनिट वेक्टर्स ऑब्वियसली आई कैप जे कैप और के कैप ही होने चाहिए, बात समझ रहे हैं। ऐसा ना कि हाथी कैप और घोड़ा कैप, नहीं, जरूरी नहीं है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, क्योंकि 2 यूनिट वेक्टर्स जरूरी थोड़े हैं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन आई कैप जे कैप और के कैप जो है ना वो कंफर्म है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जल्दी बताएं। तो आई कैप जे कैप और के कैप के केस में जब आपको 2 डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स मिल जाएं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आई का जे के साथ करें, जे का के साथ करें, चाहे आप के कैप डॉट आई कैप करें, बात समझ रहे हैं, 0 नहीं, कुछ भी माइनस भी अगर लगा दें, आई कैप डॉट माइनस जे कैप भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे और आई कैप डॉट जे कैप जो होगा वो 0 होगा, -0 0 ही होता है। डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स का आई कैप जे कैप और के कैप में डॉट प्रोडक्ट होता है 0। सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का नहीं बच्चों, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स का 1 होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत यूज आता है इसका। आगे बढ़े बच्चों, यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू -3 आई कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 4 जे कैप, और आपको इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से कर लेते हैं, एक तो प्रॉपर मेथड, मतलब एग्जैक्ट प्रॉपर मेथड क्या होगा, और दूसरा वो मेथड जैसे हम आगे करेंगे, ठीक है, मतलब शॉर्टकट मेथड। प्रॉपर मेथड क्या कहता है भाई कि ए डॉट बी करना है तो आप ए बी कॉस थीटा करें, नहीं, यानी कि आप इसका मैग्नीट्यूड लें, फिर
इंटू इसका मैग्नीट्यूड लें और फिर इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल लें, देखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो 3। अरे यार ये माइनस साइन इस आई कैप के साथ है, इसको अगर ढंग से लिखा जाए तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मैंने बार बार कहा है नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता है, वो डायरेक्शन का हिस्सा होता है। तो दे दे डायरेक्शन को, नेगेटिव साइन को लगा दे इसके साथ, आई कैप के साथ, ठीक है। तो बताएं इसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो 3 लिख देंगे बच्चों, क्लियर है। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? साफ साफ दिख रहा है, 4 है इसका मैग्नीट्यूड, तो लिख लें 4। और बताएं तो जल्दी से दोनों के बीच का एंगल कितना है? ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे 2 वेक्टर्स दी गई हैं माइनस, ठीक है बच्चों यहाँ पे 2 वेक्टर्स दी गई हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू -3 आई कैप, b इज इक्वल टू 4 आई कैप, और आपसे a डॉट b पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर मेथड, सही है, प्रॉपर तरीका क्या है? डेफिनेशन से चलेंगे। और दूसरा तरीका जिससे हम आगे चल के डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं आई कैप जे कैप वाली चीज़ों का, ठीक है, मतलब शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले एकदम प्रॉपर तरीका हमसे कहता है कि a डॉट b अगर आपको निकालना है तो आप लिखे a b cos थीटा, है ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल। तो आप बताएं तो जल्दी, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना है? तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है 3। अरे यार -3 नहीं है यार, नेगेटिव साइन डायरेक्शन का हिस्सा होता है, मैग्नीट्यूड का हिस्सा नहीं होता है। हम चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली इस आई कैप के साथ है, नॉट इस 3 के साथ। तो मैग्नीट्यूड कितना है भाई? तो मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, तो आप 3 लिखा। मैग्नीट्यूड याद रखना हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा, सही है। चलिए इनटू, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड तो साफ साफ दिख रहा है 4 है, इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल। तो ये देखें, ये है आई कैप और ये है माइनस आई कैप। तो आई कैप का मतलब हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, माइनस आई कैप का मतलब हुआ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस 180 डिग्री, नहीं तो ये कितना बन जाएगा? अब 3 इंटू 4 12 होगा, एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। इज इट क्लियर? एंड जो आपका आंसर आएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। अरे समझ रहे हो, कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, ऐसे करके आ गया। लेकिन ये करेंगे नहीं, हम कभी नहीं करेंगे, आज पहली बार और आखिरी बार हमने इस तरीके से किया है। आगे चल के पता हम क्या करेंगे बच्चों? सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। तो आप बताएं यहाँ यूनिट वेक्टर कौन सा है? आई कैप। यहाँ पे कौन सा है? आई कैप। आई कैप और आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? ठीक है, तो -3 और 4 है, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी मिलेगा ना, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आगे चल के देखेंगे ना हम इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर a इज इक्वल टू -3 आई कैप, वेक्टर b इज इक्वल टू 4 j कैप। मतलब पिछला ही वाला क्वेश्चन है ये भी, लेकिन पिछली बार यहाँ आई कैप था, अभी यहाँ j कैप है। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? बच्चों आपको देख के पता चलना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये आई कैप x एक्सिस की तरफ है नहीं, और ये y एक्सिस की तरफ है। x और y के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको 0 रखेंगे। अच्छा है, अगर मन करे तो कर लो यार, घबराओ नहीं। इसका मैग्नीट्यूड कितना? तो 3, बात समझ रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना? तो 4, और दोनों के बीच का एंगल कितना? तो एक है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों, इधर की तरफ नहीं, और एक है आपका वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री लिख लेते हैं, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं 0 होगी। तो ये सब करना मत यार, बिल्कुल मत करना। जैसे ही देखना है कि 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0, सही है। तो ये खैर धीरे धीरे आपको ऐसे याद हो ही जाएगा, है ना। पहली बार हो तो मैं भी आपको थोड़ा सा टफ, और इसमें क्या टफ लग रहा होगा यार, हद हाल है। इससे ज़्यादा टफ तो आपको तब लगा होगा जब आप 2 का पहाड़ा याद कर रहे होंगे, है ना, नर्सरी क्लास में, ये LKG UKG। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसको ध्यान से समझना, डॉट प्रोडक्ट से सिंपल चीज़ तो वेक्टर्स में कुछ है ही नहीं। देख लेते हैं कैसे। वेक्टर b दिया हुआ है i कैप माइनस j कैप, शायद सिंपल j कैप है, एंड प्लस 2k कैप, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली फाइंड आउट करना है a डॉट b कितना होगा, ठीक है बच्चों।
तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा कि जब हम लोग ऐसे करते थे ना, a प्लस बी, मान लें कि c प्लस डी प्लस ई करते थे, तो करते क्या थे, पहले a से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे, याद होगा आपको, बात समझ रहे हैं। उसके बाद b से इन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जितनी सारी चीज़ें मिलती थी सबको जोड़ देते थे, ठीक है। वही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम सबसे पहले, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसको उठाएंगे और इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, फिर इसको उठाएंगे और इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट, इसको उठाएंगे, इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आई? चलिए अब देखते हैं ध्यान से, और इसको उठाते हैं 2i कैप और सबसे पहले इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। नहीं तो मैंने क्या कहा कि जब i कैप आपको दिखाई दे तो सिंपल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ रहे हो? कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हम लोगों ने, है? तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 2 × 1 कितना होगा बच्चों? चलो लिख ही लेते हैं, 2 × 1, सही है। अच्छा, अब इसका इसके साथ, तो बच्चों 0, क्यों? क्योंकि ये i कैप और ये कितना है? j कैप है। i कैप और j कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर सही है। तो क्या मिलने वाला है हमको यहाँ से? 0। फिर इसका इसके साथ फिर 0, ये i कैप और ये k कैप है, तो बच्चों 0 ही होगा ना। अब इसका इसके साथ करा फिर 0, ये j कैप और ये i कैप है, डिफरेंट टाइप के यूनिट वेक्टर्स, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, देखा है हम लोगों ने। तो i कैप और j कैप का जो, मतलब j कैप या फिर i कैप का जो डॉट प्रोडक्ट हो गया वो फिर से 0 होगा, नहीं। अब इसका इसके साथ, हाँ अब 0 नहीं होगा क्योंकि ये भी j कैप ये भी j कैप, तो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों बताएं इसका कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे j कैप का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, ठीक है। और यहाँ j कैप का कोफिशिएंट बच्चों 1 नहीं है, -1 है। अरे नेगेटिव साइन भी आपको कंसीडर करना होगा। अब बात समझ रहे हैं? ये हम एक ट्रिक देख रहे हैं, प्रॉपर मेथड नहीं, ट्रिक देख रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो j कैप और j कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -1। बात समझ आई? फिर इसका इसके साथ, तो इसका इसके साथ तो 0 ही हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये j कैप है, ये k कैप है, ठीक है। अब इस पर आते हैं, तो इसका इसके साथ 0, क्यों 0 भाई? क्योंकि ये k कैप है और ये i कैप है। फिर प्लस इसका इसके साथ, बात समझ रहे हैं बच्चों? इसका इसके साथ, ठीक है। तो इसका इसके साथ जब आप कराएंगे तो ये k कैप और ये j कैप है, फिर से 0। अब इसका इसके साथ, तो अब 0 नहीं होगा क्योंकि ये भी k कैप ये भी k कैप। कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें, तो जल्दी से बताएं बच्चों कोफिशिएंट्स कितने हैं? तो इसका कोफिशिएंट है -4 और इनटू, है ना, इसका कोफिशिएंट है 2। आप जस्ट इसको सॉल्व कर लें, वही हो जाएगा a.b, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है? -3 मिलने वाला है। एंड बच्चों यहाँ से हमको मिलने वाला है -8, है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा -9, सही है, -9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या मतलब ये सब करना पड़ेगा हमको? नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल सा मेथड बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा मेथड। वो मेथड ये है ना कि आप सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब हुआ? देखते हैं। सेम टाइप का यूनिट वेक्टर कौन कौन सा है? तो i कैप j कैप k कैप। तो i कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बताओ बच्चों कितना होगा? 2 × 1 कितना? तो 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब j कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, बाकी लोगों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी लोगों को देखेंगे भी तो वो लोग 0 ही हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए j कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, जल्दी बताइए। तो कितना होगा? तो 3 और -1 है ना। तो 3 और -1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा ना बच्चों। और यहाँ k कैप और k कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 जो होगा वो -8 हो जाएगा। आपको आंसर फिर से -9 मिल जाता है। बस सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, आपको डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। बाकी दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको सॉल्व करें, है ना बच्चों, सॉल्व करें जिसमें से, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से कर ले, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ट्राई किया आपने, अब देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक फोर्स है 3i कैप प्लस -2j कैप प्लस k कैप, और ऑब्वियसली ये न्यूटन में ही होगा, है ना। प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम लिख भी लेते हैं ये न्यूटन में ही होगा, ये न्यूटन में ही होगा। और ये जो होगा वो आपका
मीटर में होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर में ही होगा, ठीक है। तो फोर्स दिया हुआ है 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है माइनस 10 i कैप प्लस 2 k कैप मीटर, बस। यानी ध्यान से देखें तो इसमें j कैप है ही नहीं, और आपसे वर्क पूछा जा रहा है। तो बच्चों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि वर्क का मतलब होता है F डॉट S, बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें। और बच्चों डॉट प्रोडक्ट करना हम जानते हैं, सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स के कोफिशिएंट को सिर्फ मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं, इसमें आई कैप, इसमें भी आई कैप दिख रहा है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू माइनस 10 है ना बच्चों, क्या करने वाले हैं तो 3 इंटू माइनस 10, बात समझ आई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्लस, ठीक है। और जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को ढूंढते हैं, तो यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट तो हमको मिल गया, लेकिन इसमें है ही नहीं तो छोड़ देंगे। अरे है ही नहीं का मतलब जीरो बच्चों, अरे बात समझ रहे हैं, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट जीरो है, इसी वजह से वो टर्म गायब हो गया है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। और अगर आपको सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स दिखाई ना दें तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, हम इस जे कैप की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे, बात समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा क्लब है जहाँ सिर्फ कपल्स की एंट्री है, सिंगल लोगों का गुजारा नहीं है इधर, ठीक है। तो भगा दें आप इसको, है ना। अभी इधर देखें तो ऑब्वियसली ये कपल है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट जो है वो कितना है 1, और इसका कोफिशिएंट कितना है तो 20। तो आप सिंपल 1 इंटू 20 कर लें, बात समझ रहे हैं, 1 इंटू 20 कर लें, जो आंसर होगा वो जूल में आएगा ना, क्योंकि हम वर्क निकाल रहे हैं। तो द फाइनल आंसर विल बी, यहाँ से हमको मिलता है -30, ठीक है, और यहाँ से मिलता है हमको +20, तो -30 + 20 मिल के हो जाता है -10 जूल। क्लियर है, बहुत सिंपल है बच्चों, सही बताएं बहुत सिंपल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, क्या होगा अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दें, ठीक है। देखते हैं, जब आप a डॉट b लिखते थे तो आप लिखते थे a b cos थीटा, अब क्या लिखेंगे जब a डॉट a कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए बच्चों, जब आप एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब आप यहाँ पे a डॉट b लिखते थे तो आप लिखते थे a b cos थीटा, नहीं, फिलहाल लिखा हुआ a डॉट a, तो क्या लिखेंगे a cos थीटा, यही लिखेंगे। तो लिखते हैं a मतलब इसका मैग्नीट्यूड इनटू फिर इसका मैग्नीट्यूड, तो ये भी तो a ही होगा ना, ठीक है, एंड cos दोनों के बीच का एंगल। तो बच्चों दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो 0 यहाँ लिखने वाले हम 0 डिग्री, तो a इंटू ए स्क्वायर, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी बच्चों हमको a डॉट a मिल गया a का स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। और इसको ना हम प्यार से सेल्फ प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट। a डॉट a का मतलब a स्क्वायर, नहीं तो a स्क्वायर है क्या, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सेल्फ प्रोडक्ट से हमको वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, तो कोई पार्टिकल है बेचारा, नहीं, उसका जो मास है वो दिया हुआ है आपका 2 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो दी गई, हम जानते हैं ना वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी यार तो बिल्कुल पता होगा तुमको, बिल्कुल पता होगा, तुम बहुत गए गुजरे भी होगे ना, तब भी तुमको ये पता होगा 12 mv² होता है, बात समझ रहे हैं। अच्छा ये v क्या होता है पता है, ये जो v होता है ना, यहाँ पे जो v होता है ये स्पीड होता है, यानी कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। अरे भाई हम जानते हैं, इससे पहले भी हमने किसी क्वेश्चन में देखा था कि जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले हम ये v निकाल लें, यानी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। नहीं बच्चों, चलिए तो निकाल के देख लेते हैं। v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √, अरे मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, तो √3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बात समझ आएगा। और जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी भी तो आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है।
एंड इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है 9, यहाँ से आपको मिलता है 4 और यहाँ से आपको मिलता है 16। अच्छा, ये तो वही वाला हो गया, √29 ही आ रहा है शायद, नहीं बच्चों? 9 और 4 13, ठीक है। तो इतना मीटर पर सेकेंड आपका आ गया, ये रही आपकी वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब देखें, हमको निकालना था काइनेटिक एनर्जी ना, तो हम लिखेंगे हाफ। मास की जगह पे कितना लिख देंगे? तो मास की जगह पे हम लिख देंगे 2 kg और इसकी जगह पे इस चीज़ का स्क्वायर कर देंगे, तो √29 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √29 का जो स्क्वायर होगा वो 29 हो जाएगा, तो 29 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और इस चीज़ की जगह पे हम जूल लिख सकते हैं क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो आ गया आपका 29 जूल। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे, ठीक है। कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। हमको लिखना है ना काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ½ mv.v। जल्दी बताएं, v² को v.v लिखा जा सकता है। अभी देखा हम लोगों ने a² को हम a.a लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो करके देख लेते हैं ना, हाफ m की जगह पर 2 kg एंड v.b। v.b का मतलब हुआ कि हम मान लें कि जैसे यहाँ पे v लिखा हुआ है ना, चलिए काम करते जल्दी से करते। v इज टू कितना है, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k। एक और बार भी लिखिए, तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k है। बात समझ रहे हैं? तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इन दोनों मतलब i कैप और i कैप के कोफिशिएंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ से 3 × 3 9 मिलेगा, तो आप लिख लें यहाँ पे 9। कुछ बात समझ आई? 9 मिलेगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -2 कितना, तो +4। बात समझ रहे हैं? और 4 × 4 कितना, तो 16। और चूंकि इसका भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मिला जुला के देखा जाए तो सेम आंसर आ गया, नहीं? 29 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 29 जूल भी कह सकते हैं, नहीं? तो मतलब एक बस ऐसे ही छोटा सा एप्लीकेशन बता दिया मैंने कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होता है ना, अगर वो वेक्टर है नहीं और उसके मैग्नीट्यूड का आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप सेल्फ प्रोडक्ट भी मन करे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो डॉट प्रोडक्ट का ही नेक्स्ट लेक्चर होगा, अगला पार्ट होगा इसका, जिसमें हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट के यूज़ क्या क्या हैं, ठीक है बच्चों। चलिए।